हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। एंड बिलीव मी, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर टू सर्च दिस टॉपिक। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। We share this planet. We start from this line. We share this planet from millions of other living beings, starting from microorganism and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. हमारे साथ पृथ्वी पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बहुत सारे बैक्टीरिया, लेचेंस, बैनियन ट्रीज, एलिफेंट्स, ब्लू व्हेल्स और ऐसे कई सारे जीव जंतु और पौधे जो हैं हमारे साथ रहते हैं। हम अकेले ही इस अर्थ पर नहीं रहते। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। हम जिस अर्थ पर रहते हैं ये बहुत सारे जीवों का हैबिटेट है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत तरीके के जीव जो है यहाँ पर रहते हैं। वी ह्यूमंस अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम। वी ह्यूमंस, हम जो व्यक्ति हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर के एक इकोलॉजिकल सिस्टम का जाल या कॉम्प्लेक्स वेव तैयार करते हैं। एक सिस्टम बन जाता है जिसमें कुछ लाभकारी हम उनके लिए होते हैं और कुछ लाभकारी वो हमारे लिए होते हैं, जिससे वो भी अपना जीवन सर्वाइव करते हैं और हम लोग और पेड़ पौधे भी अपना जीवन सर्वाइव कर पाते हैं। इन विच वी आर ओनली ए पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम। इस प्रकार जो है हम जो है उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म recreate quality of air and water we drink। हम जो पानी पीते हैं या हम जो हवा लेते हैं और जो सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी की क्वालिटी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाते हैं और उन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल कर पाते। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो हम जो एयर लेते हैं वो भी हमारे लिए नुकसानदायी हो, हम जो वाटर पीते हैं वो भी हमको नुकसान करेगा, हम जो सॉइल में मिट्टी उगाते हैं वो सॉइल भी हमको नुकसान करेगी। इसलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है इन सब चीज़ों की, यानी एयर की, वाटर की, सॉइल की क्वालिटी को ये बढ़ाते हैं और इन चीज़ों को हमें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हुए, लाभकारी हुए। फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। फॉरेस्ट, जंगल, वन, पेड़ पौधे जो हैं वो इकोलॉजिकल सिस्टम में एक की रोल प्ले करते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? पेड़ पौधे और पर्यावरण और जीव जंतुओं का आपस का मिला जुला जो वेव होता है, जो सिस्टम होता है, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो इसमें फॉरेस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब फॉरेस्ट अच्छे होते हैं तो जीव जंतु अच्छे होते हैं और जीव जंतु अच्छे होते हैं तो पर्यावरण, हवा, पानी, सॉइल, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। इससे मनुष्य का भी एग्जिस्टेंस जो है वो बेहतर रहता है। दीज आर आल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये जो है फॉरेस्ट या पेड़ पौधे जो हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब सबसे पहले जीवन की शुरुआत, एग्जिस्टेंस के प्रारंभ जो है इन्हीं से होता है। विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड, और इन्हीं पर सारे लिविंग बींग्स जो है डिपेंड करते हैं। जैसे घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, इनको और जीव खाते हैं और जीवों को और जीव खाते हैं और उनको शेर वगैरह खाते हैं। इस तरीके से एग्जिस्टेंस जो है वो चलता चला जाता है। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in system through multiple network of interdependencies। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो है
इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा कई वैरायटीज़ के जीव जंतु होते हैं। कल्टिवेटेड स्पीसीज मतलब कई सारी क्रॉप्स की, पौधों की, पेड़ पौधों की कई सारी स्पीसीज़ होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होते हैं। कई तरीके की उनकी क्रॉप्स पाए जाते हैं, कई तरीके की उनकी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन ए सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर क्लोजली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस में सहयोग करते हैं। If you look around, flora and fauna in India, if you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. अब अपने आसपास देखो तो अपने आसपास के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो बिल्कुल दूसरी जगह से जो है वो अलग ही होंगे। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हालांकि हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा तरीके के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनकी किस्में पाई जाती हैं। दिस इज़ पॉसिबली ट्विस और थ्राइस द नंबर ईयर टू बी डिस्कवर्ड। और इससे भी जितना हम जानते हैं जिन पौधों और की वैराइटीज़ के बारे में, उससे भी 2 गुना 3 गुना जो है हमारे यहाँ इनकी क्वालिटीज़ या इनकी जो है स्पीसीज पाई जाती हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। आप इससे पहले भी इन चीज़ों के बारे में, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ चुके हैं। यू मे हैव रियलाइज, आपने रियलाइज़ किया होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ, इनका डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और कितनी हद तक ये हमारे लिए ज़रूरी हो सकते हैं। These diverse flora and fauna are so well integrated. ये फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, फाना मतलब जीव जंतु या एनिमल्स, एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं हमारी डेली लाइफ में, दैट वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड, कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो फॉर ग्रांटेड है, बट अपने आप ही हैं, लेकिन इनको जो है प्रकृति में इनको जो है कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो इनका जो है अस्तित्व जो है डिस्टर्ब होने लगता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ देखिए लॉयन की संख्या कितनी कम है, क्योंकि इनका जो है शिकार ज़्यादा बढ़ रहा है तो उनकी संख्या कम हो रही है। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मैनी ड्यू टू इंटेंसिटिवली टू अवर एनवायरनमेंट। परंतु बाद में जो है दे आर ग्रेट अंडर स्ट्रेस, उनकी कमी आने लगती है ड्यू टू इंटेंसिटिविटी और टू अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट की इंटेंसिविटी की वजह से। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत में इनका कंजर्वेशन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनकी जो है बहुत ज़्यादा जो है कमी आने लगी है, क्योंकि लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए इनका शिकार करके इनको जो है समाप्त कर रहे हैं, और इनके ख़त्म होने से क्या है हमारे एग्जिस्टेंस को भी खतरा होता है। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। यानी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का, जंगली जीव जंतुओं का, फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व, इनको कंजर्व करने की फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ की क्या आवश्यकता है। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। मतलब जितनी भी हमारे यहाँ पेड़ पौधों की, जंगली जीव जंतुओं की स्पीसीज़ हैं, उन सबको जो है सुरक्षा कंजर्वेशन में प्राप्त होती है। एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर, एयर एंड सॉइल, और हमारा इससे जब ये कंजर्व होते हैं मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु, तो हमारी जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारे सपोर्ट सिस्टम क्या है, वाटर, एयर और सॉइल, ये भी जो है बेहतर क्वालिटी के होते हैं, तो हमारा जीवन भी सुविधाजनक रूप से चलता रहता है। इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स।
फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है इनकी कंजर्वेशन से प्लांट और एनिमल की जेनेटिक डाइवर्सिटी भी जो है वो प्रिजर्व होती है फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज। इससे जो है अच्छी अच्छी टाइप की बेहतर टाइप की स्पीसीज और बढ़ती हैं और ब्रीड करती हैं। फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में हम आज भी जो है वो खेती के लिए ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि कंजर्वेशन नहीं है। कंजर्वेशन ना होने की वजह से जो है हमारी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वेराइटीज़ हैं वो कम हो गई हैं, तो हम ट्रेडिशनल वेराइटीज़ पर भी डिपेंडेंट हैं। फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। फिशरीज यानी मत्स्य पालन, मछली पालन भी जो है बहुत ज़्यादा एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी के मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है। मतलब जहाँ पर जितने ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी बढ़ाई जाएगी, मछलियों की जितनी स्पीसीज़ को संरक्षण दिया जाएगा, जितनी स्पीसीज़ बढ़ाई जाएंगी, वहीं पर उतनी ही मत्स्य पालन जो है या मत्स्य व्यवसाय मछली पालन का व्यवसाय जो है वो बढ़ेगा। इन 1960 एंड 1970 कंजर्वेशनिस्ट डिमांड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ। 1960 और 70 में कंजर्वेशनिस्ट यानी संरक्षक, जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के संरक्षण में लोग व्यक्ति खड़े होते हैं, उनको कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम का डिमांड किया। द इंडियन वाइल्ड लाइफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1972। और इस तरीके से कंजर्वेशनिस्ट की डिमांड पर 1972 में इस एक्ट को पारित कर दिया गया विद वेरियस प्रोविजंस। इसमें कई सारे प्रावधान रखे गए, प्रोविजंस रखे गए, जिससे कि जंगली जीवन की जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगली जीव जंतु हैं, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्शन दिया जा सके। एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड। और प्रोटेक्टेड स्पीसीज की मतलब जिन जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करना है उनकी लिस्ट भी जो है पब्लिश की गई। मतलब कौन से ज़्यादा जीव जंतु जो हैं वो कम हो गए हैं, उनकी लिस्ट जो है वो पब्लिश की गई। The thrust of program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitat। और इस प्रोग्राम की जो ज़रूरत थी, जो थर्स्ट थी, वो किस लिए थी? वो इसलिए थी कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो ख़त्म होने वाली या जो स्पीसीज़ कम हो गई हैं, जिन पर डेंजर ज़्यादा मंडरा रहा है, उनकी जो है प्रोटेक्शन किया जाए। और प्रोटेक्शन कैसे होगा? बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन। उनकी हंटिंग को बैन किया जाए और उनकी जो है हैबिटेट को जो है लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए। एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और इन वाइल्ड लाइफ का, जंगली जीव जंतुओं का ट्रेड भी जो है वो रोका जाए। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क। इसलिए दैट्स वाई सेंट्रल और मैनी, हमारे केंद्र में भी और हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने भी जो है नेशनल पार्क की स्थापना की। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी इन्होंने स्थापित किया, अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडी। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जानते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीसीज एनिमल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है वो कई सारे प्रोजेक्ट जो है इन स्पीसीज़ को, एनिमल्स को बचाने के लिए अनाउंस कर रखे हैं। विच वर ग्रेवली थ्रेटन, जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से जो है वो हानि की स्थिति में है, खतरे की स्थिति में है। इंक्लूडिंग द टाइगर, इनमें आपके जो खतरे की स्थिति में जानवर हैं वो कौन से हैं? टाइगर हैं,
वन हॉर्न रेनो है, एंड कश्मीर स्टैग है, हंगुल है। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एंड द घड़ियाल, एशियाटिक लॉयन एंड अदर्स। ऐसे ही कुछ और जानवर, ये सभी जानवर जो है वो एंडेंजर्ड जो है श्रेणी में आते हैं। इनको बचाने का प्रयास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। मोस्ट रिकेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द स्नो लेपर्ड एट्सेट्रा। ये भी जो है एंडेंजर्ड की जो आपकी श्रेणी है, लिस्ट है, उसमें अभी हाल ही में रिकेंटली में ही ये भी शामिल हो गए हैं। ठीक है। हैव बीन गिवन फुल पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन, इनको भी जो है अब सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीगल प्रोटेक्शन दे दिया है, और हंटिंग और इनका ट्रेड जो है थ्रू आउट द इंडिया जो है वो बंद कर दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर, अब इन जीव जंतुओं को सुरक्षा देने में जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग जीव जंतुओं के लिए प्रोग्राम भी चलाए। उनमें से टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया है? 1973 में। द अथॉरिटीज़ संस्थाओं ने, जो टाइगर से रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ये रियलाइज़ किया द टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled in 1827 from an estimated 55,000 at the turn of century। सेंचुरी के टर्न पर यानी 1900 में 55,000 जो है वो शेरों की, टाइगर की संख्या थी, जो 1973 आते आते जो है 1827 ही रहेगी। मतलब देखिए कितना गिरा हुआ है, 55,000 से 1827 रह गई। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस। टाइगर पॉपुलेशन के लिए जो है बहुत सारे जो है वो थ्रेट्स हैं, खतरे हैं, सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड। नंबर 1, पोचिंग फॉर ट्रेड के लिए इनका शिकार करना। श्रिंकिंग हैबिटेट, इनका जो हैबिटेट एरिया है वो कम हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, उनके आसपास गांव बस रहे हैं, तो उनका एरिया जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज़, और उनकी शिकार वाली स्पीसीज़ हैं जैसे भेड़ हैं, बकरी हैं, लोमड़ियाँ हैं, ये भी कम हो रही हैं, तो फिर शेर मरेंगे ही, फिर कम ही होंगे। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, और उनके जो शेर का हैबिटेट है उसके आसपास जो है ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लेशन ऑफ प्रे स्पीसीज़ एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इन समस्याओं की वजह से टाइगर्स का जो है वो संख्या जो है कम हो रहा है। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज़ ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। टाइगर स्किन्स के व्यापार ने और उनकी हड्डियों के व्यापार ने, जो हड्डियों के व्यापार क्यों होता है? क्योंकि उनकी हड्डियों के से जो है वो क्या बनता है? मेडिसिन्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बनते हैं, स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज़ में टाइगर पॉपुलेशन जो है वो इस वजह से वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब लुप्त होने के कगार पर हैं इस जो टाइगर्स। क्यों है? क्योंकि इनकी हड्डियाँ बेची जा रही हैं, इनका स्किन बेचा जा रहा है, इनकी हड्डियों और स्किन को प्राप्त करने के लिए जो मार दिए जाते हैं, और ये जो है एक्सटिंक्शन की वर्ज पर हैं, किनारे पर हैं। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ सर्वाइविंग टाइगर, क्योंकि इंडिया और नेपाल जो है वो लगभग वर्ल्ड के 2/3 पॉपुलेशन जो है टाइगर्स की इनमें रहती है, इस पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दीज 2 नेशंस बिकेम प्राइम टाइगर्स टारगेट फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। इसलिए सबसे ज़्यादा पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग भी टाइगर्स की यहीं पर होती है। इसीलिए हमारे देश में, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया है, ताकि जो है टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वर्ल्ड का एक बेस्ट जो है पब्लिक वाइल्ड लाइफ कैंपेन है, जो कि दैट वाज लॉन्च्ड इन 1973, जो 1973 में लॉन्च
किया गया। टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज। टाइगर कंजर्वेशन को केवल इस तरीके से नहीं देखा जाता है कि ये सिर्फ स्पीसीज को जो है वो बचाता है, बट विद equal importance as means of preserving biotypes of seizable magnitudes। ये टाइगर्स को ही नहीं बल्कि वहाँ पाए जाने वाले और भी जो प्रिजर्विंग बायोटाइप्स हैं उनको भी जो है सुरक्षा प्रदान करता है। कार्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, ये आपके नेशनल पार्क हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? आसाम में है। पेरियार टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? केरला में है। आर द सम टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये टाइगर के अलावा वहाँ जो और भी जीव जंतु हैं उनको भी वे सुरक्षा प्रदान, लेकिन मेनली जो है ये टाइगर्स के प्रिजर्वेंस के लिए बनाए गए हैं। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नॉट फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है आर नॉट फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन ए फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो है, इस तरीके के जो है वो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए जो है उस पर फोकस जो है कर रहे हैं रादर देन ऑन ए फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट, ना कि उनके केवल एक पार्ट को लेकर के। देयर इज़ नाउ ए मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेथड्स। देयर इज़ नाउ ए मोर इंटेंसिव सर्च, अब आजकल जो है एक नई सर्च आई है फॉर कंजर्वेशन मेजर्स के लिए। देयर इज नाउ ए मोर इंटेंसिव सर्च ऑन डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर। अब जो कंजर्वेशन जो पहले तरीके से किया जाता है उसमें थोड़ा डिफरेंस किया गया। अब कंजर्वेशन में आपके इवन इंसेक्ट आर बिगिनिंग टू फाइंड ए प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। आजकल जो जीव जंतु कंजर्वेशन प्लानिंग किए जा रहे हैं उसमें इंसेक्ट तक को स्थान मिला है, यानी जहाँ पर जीव जंतु कंजर्व किए जा रहे हैं वहाँ जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इंसेक्ट हैं, उन सबको कंजर्वेशन मिलेगा और सुरक्षा उनकी की जाएगी। इन द notification under Wildlife Act of 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles and dragonfly have been added। अब 1980 वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत इसमें अन्य जीव जंतुओं के साथ मोथ्स है, बीटल जैसे जीव जंतु, ये आपके कीड़े मकोड़े हैं, ड्रैगन फ्लाई हैं, इन सबको जो है वो कंजर्वेशन लिस्ट में शामिल कर लिया गया। In 1991 for the first time plants were also added to the list। 1991 में इस प्रोटेक्शन लिस्ट में प्लांट्स भी जो है वो शामिल किए गए, स्टार्टिंग विथ 6 स्पीसीज, और सबसे पहले प्लांट्स की केवल 6 प्रजातियां ही इसमें शामिल थी। देखिए टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। अब भाई फॉरेस्ट का आपको कंजर्वेशन करना है, जीव जंतु का कंजर्वेशन करना है, तो उनके टाइप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए इनके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमारे यहाँ हमारे भारत में कितने तरीके के जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। इवन इफ वी वांट टू कंजर्व अवर वास्ट फॉरेस्ट, अगर हम अपने वास्ट फॉरेस्ट को, विशाल जंगलों को और जीव जंतुओं को सुरक्षा देना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, कंट्रोल है। इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ईदर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट। भारत में जो जंगल हैं, जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, वो या तो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज होते हैं या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मतलब इनको गवर्न कौन करता है, इनकी देखभाल कौन करता है, देखता कौन है, कंट्रोलिंग किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में, या अदर गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह उनको वो देखती हैं। दीज आर क्लासीफाइड अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। इस तरीके से जो फॉरेस्ट हैं उनको 3 कैटेगरीज में रखा गया है। रिजर्व्ड,
प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड। रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पर पूरी तरीके से रिजर्वेशन सरकार का है, सरकार उन पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल किए हुए, उनमें कोई भी व्यक्ति या बाहर का जो है वो उसमें कोई घुस नहीं सकता, एंटर नहीं कर सकता है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व। आधे से ज़्यादा जो है वो जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूबल, ये बहुत मोस्ट वैल्यूबल जंगल होते हैं। और कंजर्वेशन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, और इन ये जो है इनकी ज़रूरत जो है देश को बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको रिजर्व कर दिया गया है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, फॉरेस्ट एरिया का लगभग 1/3 एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये जो डिक्लेरेशन है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी है कि 1/3 एरिया जो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। ये फॉरेस्ट जो है वो आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम, अब इनको और ज़्यादा क्षय और नुकसान ना हो, इनसे नुकसान से सरकार जो है इनको बचा रही है, इसलिए इन पर जो है बैन लगा दिया है कि लोग जो है वो कम में घुस सकते हैं, एक बाहर एरिया में ही हो सकते हैं, अंदर कोर तक नहीं जा सकते। जहाँ शेर वगैरह अंदर जानवर रहते वहाँ लोग अंदर नहीं जा सकते, कुछ मात्रा में लकड़ी वगैरह का स्टोर कर सकते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, ये कुछ दूसरे फॉरेस्ट और वेस्टलैंड बंजर ज़मीनें हैं, इनको गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी मतलब लोग जो है वो और कम्युनिटीज भी जो है गवर्न कर सकते हैं या करती हैं। इनमें लोग जो है वो आ जा सकते हैं और जंगली जो है लकड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे अपने ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, reserved and protected forests are referred to as permanent forest estates maintained for the purpose of the producing timber and other than forest produce and for protective region। reserved और protected forest जो है इनको रिजर्व फॉरेस्ट में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा टिम्बर जो है वो पाया जाता है। एंड मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, और इनको टिम्बर प्राप्त करने के लिए मेंटेन किया जाता है। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी इनसे उत्पादित किए जाते हैं। एंड फॉर प्रोटेक्टिव सीजन, और ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्टिव और रिजर्व क्यों किए जाते हैं, प्रोटेक्शन की वजह से, जीव जंतुओं पेड़ पौधों को प्रोटेक्शन दी जाए, इसलिए इनको रिजर्व और प्रोटेक्टेड किया गया। अब ये देखिए, मध्य प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट या रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया आता है, कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। एमपी का लगभग 75%, 75% ऑफ एरिया जो फॉरेस्ट के अंदर आता है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। अच्छा, आपका मध्य प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर है, आंध्र है, उत्तराखंड है, केरला है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट का रखते हैं। इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया वेयर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान हैव ए वर्क ऑफ इट्स अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जबकि आपका बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, इनमें भी जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अच्छा, जो गुजरात स्टेट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। जिनका जो मैनेजिंग है वो किनके हाथ में, लोकल कम्युनिटीज़ के हाथ में होता है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर जो है वो आपके प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हैं। कश्मीर और ये
मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है आपके कौन से वन पाए जाते हैं, ये रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो 3 तरीके पर, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और आपके अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है वो आपके गुजरात में है। आगे चलते हैं, कम्युनिटीज़ एंड कंजर्वेशन। अच्छा, कम्युनिटी इन वनों और इन जो फॉरेस्ट हैं इनके प्रोटेक्शन में कितना रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरीके से ये जो है वो पेड़ पौधों की और जीव स्पीसीज़ की, जीव जंतु किस तरीके से जो है सुरक्षा कर रहे हैं। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो है, संरक्षण नीतियाँ जो हैं कोई नई चीज़ नहीं है। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। हम ऑफन ये चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ की, जनजातियों की, आदिवासियों के लिए भी उनका क्या है, घर है। ज़्यादातर आदिवासी कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट। कुछ क्षेत्रों में लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो इन हैबिटेट्स को, इन जंगलों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए संघर्ष करती रहती हैं, अलॉन्ग विद गवर्नमेंट के साथ में। रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर दिस देयर ओन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड। ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे उनका लॉन्ग टर्म लिवलीहुड जो है वो सिक्योर बना रह सके, मतलब उनकी जीविका, उनका संसाधन, उनका जीवन जो है वो खतरे में ना पड़े, इसलिए वो जंगलों को बचाने के लिए स्ट्रगलिंग रहते हैं। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान में। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग बाई साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में, वहाँ पर गाँव के लोग जो है वो माइनिंग के अगेंस्ट में खड़े हो गए। इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। कई एरियाज में विलेजर्स जो है खुद इन हैबिटेट्स को, इन जंगली जातियों को, इन जंगली जातियों के हैबिटेट को, निवास को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े होते हैं। एंड एक्सप्लिकली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन मैनी है। बहुत सारे एरियाज में विलेजर्स जो है वो देमसेल्व्स खुद से जो है वो हैबिटेट को प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं। एंड एक्सप्लिकली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट हैबिटेट्स, और गवर्नमेंट हैबिटेट्स को जो है वो, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को इसमें जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब खुद ही इन चीज़ों को, मतलब जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, अपने आसपास के को संभाल रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर। इसका एग्जाम्पल जो है आप देखिए, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में है, यहाँ के 5 गांव उन्होंने मिलकर के डिक्लेयर कर दिया 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरवदेव डाको सेंचुरी। उन्होंने इस 5 गांव को जो है कि जो 1200 हेक्टेयर ज़मीन जो है इसको भैरवदेव डाको जो है वो सेंचुरी घोषित कर दिया, और इसकी देखभाल, प्रोटेक्शन जो है वो खुद ही करते हैं। ओन सेट ऑफ रूल्स, खुद अपने तरीक़ों से करते हैं। एंड रेगुलेट विच डू नॉट अलाउ हंटिंग एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी अदर आउटसाइड एनक्रोचमेंट। और बाहरी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ताकत को अंदर घुसने, वन में घुसने नहीं देते हैं। मूव करना है। एंड रेगुलेशंस विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, इनकी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं गांव वालों के, अलवर के, ये इन्होंने हंटिंग को बिल्कुल ही बंद कर दिया। एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट द आउटसाइडर, और आउटसाइडर को बिल्कुल ही अंदर गांव में, मतलब उसमें जो जंगल है उसमें आने से बिल्कुल जो है रोक लगा दी है। द फेमस चिपको मूवमेंट in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but also has shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. जो चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना भी होगा, इन द हिमालय, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, हिमालयाज में। ये हिमालयाज में ही सक्सेसफुली जो है चालू हुआ है, और बाहर हिमालयस के अलावा भी जो है इसके बाहर भी ये चिपको आंदोलन इसके बाद में आगे बढ़ा।
एंड रेसिस्टेड डिफॉरेस्टेशन, और ये किसके लिए काम करता था? डिफॉरेस्टेशन, ये वन जो कट रहे हैं, जंगल जो कट रहा है, इसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन जो है हिमालयन क्षेत्र में चालू किया गया। बट हैज़ ऑल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफोरेस्टेशन, इसके अलावा जो है डिफॉरेस्टेशन मतलब वन कटाव को भी इसने रोका, और इसने एफोरेस्टेशन का भी स्टार्ट किया, इनकी वन को, पेड़ पौधों को लगाने का काम भी यहाँ के समुदायों ने किया, लोगों ने किया। विद इंडिजेनस स्पीसीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल, और कई सारी प्रजातियाँ इन्होंने लगाई और वो यहाँ पर एफोरेस्टेशन इस तरीके से सक्सेसफुल रहा। अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। आजकल जो है वो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स, जो पुराने कंजर्वेशन मेथड्स हैं, और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग, और आजकल जो नए जो इकोलॉजिकल फार्मिंग के मेथड्स जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सभी जो है आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि पेड़ पौधों जीव जंतुओं का कंजर्वेशन किया जा सके। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी, फार्मर्स और सिटीजन्स ने के ग्रुप ने बीज बचाओ जैसे आंदोलन का भी प्रारंभ किया। जैसे चिपको आंदोलन हुए हिमालय क्षेत्र में, ऐसे ही जो है बीज बचाओ आंदोलन भी टेहरी, हिमालयन क्षेत्र मतलब ये टेहरी कहाँ है? उत्तराखंड में, वहाँ पर बीज बचाओ आंदोलन हुआ। एंड नवधान्य आंदोलन, ये नवधान्य आंदोलन भी हुआ। हैव शोन द एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स, और इसमें डाइवर्सिफाइड क्रॉप को मतलब अलग अलग क्रॉप स्पीसीज को इसमें प्रोटेक्शन दिया गया विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल, और इसकी खेती में जो है यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन में केमिकल यूज़ को बिल्कुल बैन किया गया है जितना पॉसिबल हो सके। एंड इकोनॉमिकली वाइबल, और ये जो है इकोनॉमिकली वाइबल है। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM program furnishes a good example for the involving local communities in the management and distribution of degraded forest और flora and fauna। भारत में जो आपका JFM है, जॉइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम है, इसने लोकल कम्युनिटीज़ के इन्वॉल्विंग को, ये जो आपका फ्लोरा फ्योना है या जंगली जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, इनके संरक्षण में लोकल कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, मतलब उनका भी इन्वॉल्वमेंट शामिल किया है। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988, ये JFM प्रोग्राम जो है वो 1988 से प्रारंभ हुआ। व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा पास्ड द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर द जॉइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम, तभी जो है वो उड़ीसा ने JFM का फर्स्ट रेजोल्यूशन, पहला संशोधन पारित किया। JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, JFM जो है वो लोकल इंस्टीट्यूशन, इन लोकल संस्थाओं पर, लोकल समुदायों पर डिपेंड करता है। दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ये लोकल समुदाय जो है वो डिग्रेड फॉरेस्ट यानी डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करते हैं, पेड़ पौधों की संरक्षण प्रदान करते हैं। लैंड मैनेज्ड, और लैंड मैनेजमेंट करते हैं, ज़मीन खराब ना हो, पेड़ पौधे वहाँ लगे रहें, बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और इस JFM को कंट्रोल जो है वो कौन करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब JFM जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, और ये लोकल समुदायों को मौका देता है कि ये जो है आसपास के जो फ्लोरा एंड फ्यूना है या फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्शन करें। इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज़ आर एंटाइटल्ड टू intermediary benefits like non-timber forest produces and share in timber harvested by successful protection। और इस प्रोटेक्शन के बदले में जो इस कम्युनिटीज़ के मेंबर्स जो हैं, जो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं वन की, वो जो है वो कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस ले सकते हैं, एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड, और टिम्बर यहाँ से जो हार्वेस्ट किया जाता है उसमें कुछ भाग ले सकते हैं। इस तरीके से ये सक्सेसफुल प्रोटेक्शन इनके द्वारा, मतलब गांव के लोगों के द्वारा किया जाता है, और इसको कंट्रोल करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज़ द लोकल communities everywhere
have to be involved in some kind of natural resources management. The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction. पूरे चैप्टर को पढ़ने से हम ये जान चुके हैं कि बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, दोनों ही चीज़ें जो हैं बराबर स्थिति में चल रही हैं। यानी वनों का डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और भारत में वनों का क्या हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। दोनों ही चीज़ें को जो है वो डायनेमिक अवस्था, मतलब दोनों ही चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं। कुछ लोग इसके विनाश में लगे हैं और कुछ लोग इसके रिकंस्ट्रक्शन में लगे हैं। इज दैट लोकल कम्युनिटीज़ एवरीवेयर हैव टू इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोकल कम्युनिटीज़ जो है हर जगह उनको चाहिए कि वो किस में इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, कि नेचुरल रिसोर्स का हर जगह वो अपने आसपास जो है मैनेजमेंट करके रखें, नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद न होने दें। बट देयर इज स्टिल ए लॉन्ग वे, लेकिन इतना करने के बावजूद भी जो है टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। लोकल कम्युनिटीज़ का जो है वो जंगल और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन में डिसीजन मेकिंग बहुत कम है। ज़्यादातर राजनेता या गवर्नमेंट जो है वो इनके संरक्षण में डिसीजन मेकिंग रहती है। अभी इनका जो है इनके रोल बहुत कम है। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, केवल उन्हीं इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इनका रोल रहता है दैट आर पीपल सेंट्रिक, जहाँ जो है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उनके मतलब के हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग हैं, जिससे उनको फ़ायदा हो। उन्हीं चीज़ों में वो अभी जो है इन्वॉल्व है, उन्हीं के संरक्षण में शामिल हैं। बाकी जो है जो जंगली जीव जंतुओं का और वाइल्ड लाइफ का जो संरक्षण जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में है। आगे समय आ सकता है कि कम्युनिटीज़ जो है वो इसके संरक्षण में अपना वाइटल रोल प्ले कर सकें। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।